इमेजिन एज अ लिटिल गर्ल, आप अपने बचपन के देखे हुए सपने को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करके लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करके स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स एंड नीट की एग्जाम को टॉप रैंक के साथ क्रैक करते हो एंड एमबीबीएस में एंट्री लेते हो। 5.5 साल तक अगेन आप एमबीबीएस के कभी ना खत्म होने वाले सिलेबस एंड एग्जाम्स को सैकड़ों बार पास करके एक और एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी को भी टॉप रैंक के साथ क्रैक करते हो एंड स्टेट की वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट लेते हो। आपका, आपके माँ बाप का एंड पूरे परिवार का बरसों से देखा हुआ सपना फाइनली साकार होने में बस कुछ महीनों की दूरी बची है। एंड एक रात जब आप हॉस्पिटल में 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रहे हो, थोड़े आराम के लिए आप हॉस्पिटल के सड़े हुए डॉक्टर्स रूम में जाते हो एंड एक हवस का भरा हुआ हैवान उस अंधेरे में आपका ब्रूटली रेप करता है एंड ना सिर्फ रेप, आपका मर्डर कर देता है। इतने सालों की मेहनत, डेडिकेशन, आपका पूरा का पूरा यूथ का सैक्रिफाइस, सारी की सारी चीजें उस इंसान की जस्ट 2 मिनट की भूख के लिए बर्बाद हो जाती है। कोलकाता के आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी पीजी रेसिडेंट जो अपनी 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी पे थी, रात को थोड़ा बहुत आराम करने के लिए अपने डॉक्टर्स रूम में गई। वहां पे एक हैवान ने उसका ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया। यस, कहीं पब्लिक प्लेसेस में या जंगल में नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जो उस डॉक्टर का डेली वर्क प्लेस है वहां पे भी वो सेफ नहीं थी। आइस से ब्लीडिंग, ब्रोकन नेक, वजाइनल ब्लीडिंग एंड मल्टीपल ब्रूइजेस ऑन द बॉडी, क्लियर साइंस ऑफ रेप एंड मर्डर होने के बावजूद वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली इसको सुसाइड बोल के दबाना चाह रहा था। एंड इतने भयानक इंसिडेंट्स के बाद जब डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट पे निकले तो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको सप्रेस करने में लगा हुआ है। आई मीन अपने बेसिक राइट्स की मांग करना भी अब इलीगल हो गया है वेस्ट बंगाल में। लेकिन बहुत हुआ, देश के डॉक्टर्स अब ये सेफ्टी लूप होल्स को ऐसे ही नहीं चलने देंगे। वीडियो के एंड में देश भर के डॉक्टर्स के द्वारा रखी गई 7 स्पेसिफिक डिमांड्स रेज करूंगा, जो अगर पूरी नहीं की जाती है तो नेशन वाइड डॉक्टर्स की स्ट्राइक के लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को रेडी रहना पड़ेगा। अब अगर आप एक नॉन मेडिको हो तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई लड़की को कि रात को भी हॉस्पिटल में सोना पड़ जाए। ऐसा तो किसी भी जॉब या कोर्स में नहीं होता है। शाम को जॉब टाइमिंग या एकेडमिक शेड्यूल खत्म हो जाए तो रात को रूम पे वापस आ जाना होता है। हर जगह पे सारे लोग ऐसे ही तो जॉब करते हैं। तो भैया थोड़ा सा आपकी सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रेसिडेंट डॉक्टर कौन होता है एंड उसकी लाइफ कैसी होती है वो भी बता देता हूँ। एमबीबीएस के बाद जब आप एमडी या एमएस करते हो तो वो 3 साल का कोर्स होता है एंड उस कोर्स के दौरान आपको एक रेसिडेंट डॉक्टर बुलाया जाता है। वो 3 साल के रेसिडेंसी के पीरियड के बाद ही हर एक बंदे को एमडी या एमएस की डिग्री मिलती है। जैसे मैंने भी अपना 3 साल का एमएस जनरल सर्जरी का रेसिडेंसी प्रोग्राम एम्स जोधपुर से कुछ टाइम पहले ही खत्म किया। एंड सिमिलरली मेरे वाइफ डॉक्टर अंजलि भी अभी एमडी मेडिसिन के 3 साल के रेसिडेंसी प्रोग्राम के लास्ट ईयर में है। अब आपको लगेगा ठीक है 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है, पढ़ाई करनी होती होगी और क्या, बट नो माय फ्रेंड, नॉन मेडिकोस को लिटरली पता ही नहीं होता है कि रेसिडेंसी की ग्राउंड रियलिटी क्या है। रेसिडेंसी का लिटरल मीनिंग होता है आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रेसिडेंट हो, आपका अता पता सारी चीजें बस अब वही हॉस्पिटल है 3 साल के लिए। यहाँ पढ़ाई बहुत ही कम होती है, इंस्टेड आप 3 साल के लिए एज अ फुल टाइम डॉक्टर ही वहाँ पे काम करते हो एंड ट्रेनिंग लेते हो। दूसरे फील्ड्स के कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब्स की तरह यहाँ पे 9 to 5 का शेड्यूल नहीं होता है। आप 24/7, यस 24/7 पूरा हफ्ता आप ऑन कॉल होते हो। कॉर्पोरेट लोगों के लिए वीकेंड्स का ऑफ लेना तो जैसे एक बेसिक हक हो गया है, जबकि यहाँ पे आप वीकेंड्स पे भी, सैटरडे संडे पे भी काम करते रहते हो। दिन हो रात हो कौन सा भी टाइम हो, 24/7 आप ऑन ड्यूटी हो। एंड ऐसा एक हफ्ता नहीं, पूरे साल के सारे हफ्ते, एंड ऐसा एक साल नहीं, पूरे 3 साल आप ऐसा ही काम करते हो। यस, टाइम मिलता है तो बीच बीच में घर पे आते रहो, वरना फिर वहाँ पे पड़े रहो। वहाँ पे ही खाओ पियो नहाओ एंड सो जाओ। अपने जवानी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स बिना कोई छुट्टी के, बिना कोई पर्सनल टाइम्स के गवर्नमेंट के एंड पेशेंट की सेवा में निकाल दो। जहाँ इंजीनियर्स एंड बाकी सारी कॉर्पोरेट जॉब की वर्क प्रोफाइल में एवरेज 40 to 50 आवर्स पर वीक का शेड्यूल होता है एंड सैटरडे संडे पे ऑफ होता है। एंड गलती से भी अगर कोई 70 आवर्स पर वीक काम करने की बात भी कर दे तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है। वहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स पूरे इंडिया में 3 साल तक कंटिन्यूअसली 100 आवर्स पर वीक के एवरेज ड्यूरेशन से काम करते हैं। एंड वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 24/7 के अकॉर्डिंग गिनने जाए तो 168 आवर्स पर वीक का काम बनता है आपका। कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम ऑफ नहीं। कभी सोचा भी है कि ऐसे भी वर्किंग आवर्स होती है किसी फील्ड में आज के जमाने में? यस, दीस थिंग्स आर एग्जिस्टिंग रियली इन इंडियन हेल्थ केयर सेटअप एंड ये चीजें इंडिया के हजारों रेसिडेंट डॉक्टर्स अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डेली एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ये वर्क शेड्यूल हर एक रेसिडेंट डॉक्टर पे लागू होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। आइडियली बाकी सारे फील्ड्स में गवर्नमेंट जॉब्स में नाइट ड्यूटीज तो होती नहीं है एंड कॉर्पोरेट में भी जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं उसमें फीमेल्स को वो नाइट ड्यूटीज नहीं देते हैं। जबकि इंडिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज भी हजारों डॉक्टर्स, नर्सिस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स रात को ड्यूटीज करते हैं। वहाँ पे ही डॉक्टर्स रूम में या स्टाफ रूम में सोते हैं एंड आते जाते ऐसे हवसी लोगों के नजर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिकार बनते हैं। मेरी वाइफ अंजलि खुद पिछले 3 साल से रेसिडेंसी प्रोग्राम कर रही है एंड 3 साल से हर एक हफ्ते उनकी एक बार मिनिमम 36 to 48 आवर्स कंटिन्यूअस ड्यूटी लगती है, जिसके दौरान उनको कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल में रहना पड़ता है एंड कई बार वहाँ पे सोना पड़ता है। ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन रात को 2-2 बजे हॉस्पिटल से अकेले आना जाना होता है 2 व्हीलर पे। हॉस्पिटल में तो अब सेफ नहीं है, बाहर निकल के भी रात को 2 बजे एक अकेली लड़की सुनसान रास्ते पे जा रही है एंड ये हफ्ते में 2-3 बार होता है। किसी को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पहली बात तो ऐसे दिन रात की ड्यूटीज लगाते ही क्यों हो, इतना ज्यादा वर्कलोड रखा ही क्यों है? एंड अगर देते भी हो तो वर्क प्लेस पे एंड डार्क आवर्स में रूम पे आते जाते सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी पड़ेगी ना, अगर आपको ऐसी ड्यूटीज करवानी है तो। देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत झुपड़पट्टी से भी खराब है, पैर रखने का भी मन ना करे, उतनी गंदगी, बदबू एंड इन्फेक्शन। पेशेंट्स तो हालांकि 2-3 दिन के लिए आके चले जाते हैं, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को तो रात दिन ऐसे एनवायरनमेंट में पड़े रहना होता है। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
आप दूसरे लोगों की जानें बचा रहे हो, वहां पे आपकी ही जान की कोई सेफ्टी नहीं है। कभी भी आपके ऊपर आपके डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स रूम में आके आपका रेप एंड मर्डर हो जाता है एंड किसी के पास भी कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये किसने किया, क्योंकि पूरे वार्ड में या डॉक्टर्स रूम के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। लिटरली दिस इज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। वार्ड की तो बात छोड़ो, इवन डॉक्टर्स रूम में भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती है। बेड की चद्दर जहाँ पे वो रात दिन सोते हैं उसकी कोई सफाई नहीं होती है, हफ्तों तक चैन नहीं होती है। इतने सारे मच्छर, इन्फेक्टेड पेशेंट्स को मच्छर काट काट के वही सेम मच्छर रेसिडेंट डॉक्टर्स को डॉक्टर्स रूम में आके भी काटते हैं एंड उनको भी इन्फेक्शन फैलाते हैं। टॉयलेट बाथरूम्स भी गंदे पड़े होते हैं जहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स लिटरली रोज नहाते हैं। मैं खुद अपनी फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी के दौरान हार्डली पूरे महीने में 2 बार रूम पे जा पाता था, बाकी 15-15 दिन तक कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल में ही पड़े रहता था, क्योंकि रात को 2-3 बजे काम खत्म होता था एंड सुबह 6 बजे उठ के फिर से काम पे लगना होता था। तो हार्डली 3-4 घंटे की नींद मिलती थी, उसमें भी आधा घंटा अगर रूम पे आने जाने पे वेस्ट हो जाता तो फिर नींद कब लेंगे। तो सोचते थे कि चलो यहाँ पे ही सो जाते हैं। डॉक्टर्स रूम में ही 3-4 दिन में एक बार नहाता था एंड टॉयलेट्स भी हर रोज सुबह वहाँ पे ही करता था। अब ये तो फिर भी सोसाइटी में मेल्स के लिए ये सारी की सारी बेड से बेड स्ट्रगल्स नॉर्मलाइज्ड की गई है, बट आप एक फीमेल डॉक्टर की लाइफ सोचो। फीमेल्स के लिए कोई सेपरेट डॉक्टर्स रूम नहीं होता है किसी भी वार्ड में। वो बेड जहाँ पे मेल्स सोते हैं उसी बेड पे गंदी चद्दर पे फीमेल्स भी हर रोज सोती है। बहुत बार मेल्स एंड फीमेल डॉक्टर्स को एक साथ एक ही रूम में सोना पड़ता है, क्योंकि एक ही रूम है, कोई प्राइवेसी नहीं। वो टॉयलेट्स जो मेल्स यूज करते हैं वही सेम टॉयलेट्स फीमेल्स भी यूज करती है एंड गंदगी की वजह से उन्हें रिपीटेड यूटीआई के इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं। एंड इतना तो कम है, वहाँ पे पूरे वार्ड में या पूरे डॉक्टर्स रूम के बाहर आसपास में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होता है। सिक्योरिटी के नाम पे वार्ड के बाहर एक 70 साल के बूढ़े बाबा बैठे होते हैं ड्रेस पहन के, जिनको काम की कुछ पड़ी नहीं होती है। वार्ड में कौन आया गया कुछ उनको पता नहीं होता है। इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहाँ पे हर किसी पेशेंट की एक मिनट पे डेथ हो रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई पेशेंट के रिलेटिव्स इमोशंस में आके कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं एंड ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में सिक्योरिटी वाले बाबा सबसे लीस्ट एक्टिव होते हैं। डॉक्टर्स को खुद ही रिलेटिव्स के साथ डील करना होता है, उनको समझाना मनाना एंड शांत करना होता है। कई सारी बार ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो रिलेटिव्स एंग्री होते हैं एंड वो मारते हैं किसको? डॉक्टर्स को, क्योंकि वही सामने होता है सेवा के लिए। मुख्यमंत्री जी जिनके अंडर ये स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आती है, जिनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंश्योर करनी होती है, वो तो वहाँ पे होंगे नहीं। उनका तो काम है इलेक्शन के टाइम पे बस बड़े बड़े वादे करना एंड फिर 5 साल के लिए मजे करना। आजादी से ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलने दो, हमें कौन सा इंप्रूवमेंट करना है। एंड इतना हेक्टिक, स्ट्रेसफुल एंड बदतर एनवायरनमेंट के सामने ये लोग सैलरी कितनी देते हैं? जस्ट 70,000 अ मंथ। यस, एक नॉर्मल गुड इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ बंदा 25 से 27 साल की एज में ऑन एंड एवरेज 1 से 1.5 लाख पर मंथ मिनिमम कमाता है। नॉर्मल गुड इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एंड वो भी सिर्फ 9 to 5 की 5 दिन की जॉब करके। वीकेंड्स टोटली ऑफ होते हैं एंड 50 आवर्स पर वीक का वर्क शेड्यूल बनता है। जबकि यहाँ पे इक्वली टैलेंटेड देश के टॉप माइंड्स वाले रेसिडेंट डॉक्टर्स जो ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं, 25 से 27 साल की एज के होते हैं एंड रात दिन अपनी ड्यूटीज करते हैं, उनको ये लोग 24/7 खून चूस के उनका पूरा यूथ बर्बाद करके देते हैं सिर्फ 70,000 पर मंथ। पूरी दुनिया में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हेल्दी तो बहुत दूर की बात है, इवन बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इवन बेसिक वर्क एनवायरनमेंट की गाइडलाइंस भी पूरी नहीं की जा रही है। ये हालात है रेसिडेंट डॉक्टर्स के। एंड अगर मेरी बातों पे विश्वास ना होता हो तो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना एंड एक कोने में खड़े रह के सिर्फ 2 घंटे रेसिडेंट डॉक्टर्स की लाइफ को ऑब्जर्व करना, आपको पता चल जाएगा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल की बात नहीं है। हाँ, एम्स की हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट अच्छा होता है क्योंकि वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बट बाकी ऑलमोस्ट सारी स्टेट कॉलेजेस में थ्रू आउट द इंडिया यही सेम सिनारियो है। एंड इसके पीछे अल्टीमेटली फॉल्ट है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक पूरे 100 पेशेंट्स के वार्ड में हार्डली 2 रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, जिनके रात दिन काम करने के बावजूद कहीं ना कुछ पेशेंट केयर एंड काम कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। गवर्नमेंट्स को ना वार्ड्स अच्छे करने हैं, ना सीसीटीवी लगाना है, ना सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है एंड ना ही रेसिडेंट्स के नंबर्स बढ़ाने हैं। डॉक्टर्स के नंबर्स एक तरह से बढ़ा रहे हैं नई हॉस्पिटल्स खोल के, बट वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिसमें बहुत ही लेस मैन पावर है, वहां पे कोई नई रेसिडेंट डॉक्टर की सीट नहीं बढ़ती है, क्योंकि हर जगह पे उनका तो पैसा लगता है भैया। एंड जब रेसिडेंट्स कम होंगे एंड काम कॉम्प्रोमाइज होगा तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? पेशेंट। ऑब्वियसली 36 घंटे से बिना खाए पिए सोए एक रेसिडेंट डॉक्टर से आप एक ह्यूमन की लाइफ को ट्रीट करवा रहे हो, तो किसी भी नॉर्मल इंसान से गलतियां होगी। आप खुद एक बार 36 घंटे जाग के देख लेना आपका दिमाग कितना वर्क करता है। एंड फिर जब कहीं ना कहीं गलती से पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज होती है तो मार कौन खाता है? पेशेंट के रिलेटिव्स से, रेसिडेंट डॉक्टर्स। ऊपर से बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस की डांट कौन सुनेगा? रेसिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि वो तो मजदूर है, वो तो रात दिन काम करेगा, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है सामने। लेकिन अब बहुत हुआ। हियर आर द 7 स्पेसिफिक डिमांड्स जो अगर अर्जेंट बेसिस पे पूरे इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट से इंश्योर नहीं करती है तो थ्रू आउट द इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। एंड आई अर्ज ऑल द रेसिडेंट डॉक्टर बॉडीज थ्रू आउट द इंडिया टू स्टैंड स्ट्रांगली। दिल्ली निर्भया केस में जैसे पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे ही अपनी निर्भया के लिए भी हमें खड़े रहना पड़ेगा। एंड इतने हेनियस क्राइम के बाद भी आपका ब्लड अगर बॉयल नहीं करता है तो बी रेडी फॉर डिगिंग योर ओन ग्रेव। नॉर्मल पब्लिक या मीडिया इसको सपोर्ट करेगा ऐसा तो आप कभी सोचना भी मत। वो सिर्फ आपसे फ्री की ट्रीटमेंट करवाने ही आएंगे। नोबडी विल हेल्प यू इन दिस, ओनली यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन राइट। नंबर 1, ऑल्दो ये वीडियो बनाते टाइम पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं एंड प्रॉपर रिपोर्ट विल कम सून, बट देयर इज अ चांस ऑफ बायस इन दैट
दैट रिपोर्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सो ओनली। इस केस की प्रॉपर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए एंड वो भी एक्सटर्नल कमिटी के द्वारा। नंबर 2, एक्यूज्ड को एज सुन एज पॉसिबल पकड़ के विदाउट एनी डिले उसी की लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए। नंबर 3, इंडिया के हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हर एक वार्ड में एंड डॉक्टर्स रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए एंड जब तक इसके टेंडर साइन नहीं होते हैं कोई भी रेसिडेंट डॉक्टर अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे नहीं रुकेगा। नंबर 4, हर एक वार्ड में फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए एक अलग डॉक्टर्स रूम होना चाहिए जिससे उनकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी इंश्योर हो सके। अगर नहीं होता है तो फीमेल रेसिडेंट शुड क्लियरली डिनाई नाइट ड्यूटी। नंबर 5, हर एक वार्ड के बाहर एक टाइट कैपेबल सिक्योरिटी बंदा होना चाहिए एंड रात को पेशेंट्स के अलावा और किसी भी रिलेटिव्स की वार्ड में एंट्री नहीं होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिक पेशेंट केयर की नीड हो। नंबर 6, हर एक टर्शियरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे रोज के हजारों पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स का फ्लो होता है उसमें एक छोटी पुलिस चौकी होनी चाहिए जहां पे 24/7 मिनिमम 2 से 3 पुलिस ऑफिसर्स हाजिर हो। एंड नंबर 7, रेसिडेंट डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ाए जाए एंड हर एक रेसिडेंट डॉक्टर की रिटर्न में हेल्दी वर्क टाइमिंग डिफाइंड होना चाहिए। ये रात दिन 24/7 ऑन कॉल वाला टॉक्सिक वर्क शेड्यूल एज सुन एज पॉसिबल बंद किया जाए। अब ये वीडियो बंद करके आप सो मत जाना, आज कोलकाता में हुआ है, कल आपके यहाँ पे भी हो सकता है। दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स वी डिमांड फॉर अवर सेफ्टी एंड प्राइवेसी जो रूटीनली बाकी फील्ड्स की हर एक कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिस स्पेस में अवेलेबल होता है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं होता है क्योंकि हम कभी काम करने में से ऊंचे ही नहीं आए कि ये सारी डिमांड्स रख पाए कभी। हर एक टर्शियरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स को यूनाइट होकर ये सारी की सारी 7 डिमांड ऑन पेपर लिखनी है एंड ऑफिशियल्स को सबमिट करनी है एंड जब तक ये चीजें अप्लाई ना हो तब तक डटे रहना है। 2 दिन या 4 दिन के बाद ये चीज को अगर भूल जाओगे तो आगे भी ऐसी चीजें होती रहेगी। हमारी चुप्पी की वजह से ही आज तक रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर कंटिन्यूअस वायलेंस बढ़ता जा रहा है एंड अब वो पॉइंट आ गया है जब उनकी जान पे भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो इसके बाद भी अगर 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो भैया, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, चैट्स, हर जगह पे शेयर करो। हर एक ऑफिशियल IAS, IPS, मेडिकल प्रोफेशनल्स या पॉलिटिशियंस तक ये वीडियो को पहुंचाओ ताकि दे रियलाइज द ग्राउंड रियलिटी दैट इज नॉट विजिबल बाय सिटिंग इन द AC रूम्स। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी